हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा है, जिसका अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 30 अप्रैल का है परीक्षा आयोजन का। अभी तक हालांकि एडमिट कार्ड नहीं आया है, बट उम्मीद है कि सोमवार तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे आप सभी के। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट जो है ये डिक्लेयर तो हो ही जाएगा कि आपको कहाँ पर पेपर देने के लिए जाना है। और चूंकि अभ्यर्थी बहुत कम है, तो जो हमारा अनुमान है वो ये है कि परीक्षा जहां तक लखनऊ में ही आयोजित होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी और जिले में आयोजित की जाती है तो सरकार जहां तक जो है वो आपको एटलीस्ट इस वो जिला तो बता ही देगी कि आपकी परीक्षा किस जिले में या किस शहर में आयोजित की जानी है, भले ही से एग्जाम सेंटर का नाम आपको थोड़ा सा लेट बताया जाए। ठीक है, तो आज इसी में हम लोगों ने जो 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस की सीरीज की बात की थी, तो उस सीरीज का ये 7वां वीडियो है, भाग 7 पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग 151 से 175 तक जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी वीडियो के रिलीज होने के थोड़ी देर बाद आपको इसका पार्ट 8 भी मिल जाएगा, जिसमें 176 से 200 तक क्वेश्चंस होंगे। तो आपके ये 200 क्वेश्चन की सीरीज आज के आज ही जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे 200 क्वेश्चन जो है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे वीडियोस रिलीज हो गए हैं, केवल एक जो 26वां चैप्टर है वो वीडियो रिलीज होना है, तो वो भी आज ही कुछ देर बाद रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, डिटेल्ड वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। बाकी ये फ्री पीडीएफ के फॉर्म में जो है सारे के सारे आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध हैं। आप ये टेलीग्राम ले लीजिए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी अपडेट्स जो है टाइमली मिलते रहे। बिकॉज हमने 300 क्वेश्चंस, ये 3 जो है टेस्ट पेपर की भी बात की है। ठीक है, एक हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस का जो है यूपी स्पेशल दे दें आपको, कि यूपी के जो भी फैक्ट हैं उसको या तो इसको वीडियो के थ्रू दे दें या आपको उसके या आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दें। तो ये सारा आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम के थ्रू मिलेगा और वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखें, ताकि कहीं से भी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो तो आपको एकदम जल्दी से जल्दी उस सब के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 151वां क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके 3 कथन दिए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ये 3 कथन है। अब आपको इसमें पूछा है क्वेश्चन, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 और केवल 1 और 2 और 3 तीनों। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम आंसर। पहले सबसे पहला फैक्ट है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। तो ये कथन जो है वो गलत है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन नहीं, जबकि 1962 में ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अधीन स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1962 में हुई है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 में आया था, 1960 में जो पशु क्रूरता अधिनियम निवारण अधिनियम आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। दूसरा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय उनको बोलते हैं जिनका किसी अधिनियम के थ्रू जो हो जो एस्टैब्लिश किए गए हो। तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू आया है, और जो आपका अधिनियम है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके अंतर्गत ये बना हुआ है। तो ये सांविधिक निकाय है, तो ये सही है। और तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण, इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ये क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये द्रोणी प्राधिकरण जो आया था ये वर्ष 2009 में आया था। ठीक, और इसके जो सदस्य हैं, गंगा जिन जिन राज्यों से बह के गुजरती है, तो ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस प्राधिकरण की क्या है, सदस्य हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो सही है वो बी है, केवल 2 और 3, पहला वाला इसका गलत है। ठीक है, अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में एक लास्ट में स्लाइड लगी हुई है जिसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए हैं, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं सारे आंसर्स को। बाकी पीडीएफ मिलेगी तो उसमें भी एक डेडिकेटेड पेज होगा पीडीएफ में, जिसमें ये सारे आंसर्स लिखे होंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, वो आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1
जो है इसमें कक्ष प्रस्तियां दी गई हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आपको दिए कच्छ वनस्पतियां और दूसरा राज्य। तो पहला है अचरा या रत्नागिरी, दूसरा है कुंडापुर, तीसरा है पिचवरम और चौथा है वेम्बनाड। ऑप्शन में आपके पास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये अचरा या रत्नागिरी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। तो चौथे का क्या हो गया ए, या ए का क्या हो गया चौथा, ऐसा लिख लेते हैं। दूसरा है आपका कुंडापुर, ठीक है, कुंडापुर जो आपका है वो कर्नाटक में है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। पिचवरम जो है आपका वो तमिलनाडु में ही है, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और वेम्बनाड जो है ये केरल में है, इसका आपका क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है इसमें रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुरम कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड जो है केरल में, ठीक। तो इसका आंसर ये आपका डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कहां सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। सदाबहार वन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहां पे क्या हो वर्षा जो हो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और जहां पे जलवायु क्या हो गर्म हो, वहां पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उसी टाइम पे बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो पश्चिमी घाट तरफ पाई जाती हैं और पश्चिमी घाट में भी कहा पश्चिमी ढाल की तरफ पाई जाती हैं। तो ये पश्चिमी घाट पर क्या है सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है। आपसे बोला जा रहा है कुछ सस्य क्षेत्रफल, ये एरिया हो गया, एरिया से बुआई क्षेत्र जो है, जो बुआई का क्षेत्र है ये, तो सस्य क्षेत्रफल बोल लिया, एग्रीकल्चर जिस रीजन पे की जाती है वो, और जिस पे आपने बुआई की है, ठीक है, इसके अनुपात को बोल रहा है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सस्य सघनता, फसल चक्र की तीव्रता, फसल उत्पादकता और सस्य विविधता। तो इसका जो आंसर है वो इसके अनुपात को जो है वो सस्य सघनता बोलते ही है। सस्य सघनता मापने का ये फॉर्मूला ही होता है, उसमें आप ऊपर सस्य क्षेत्रफल रखते हैं, उसके नीचे आप वास्तविक बुआई क्षेत्रफल रखते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो परसेंटेज में निकल आता है। इसी को क्या बोलते हैं सस्य सघनता या कृषि की सघनता, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र जो है वो क्यों आवश्यक है। पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु और मृदा की नमी को बनाए रखने में हेतु। तो इसका जो सही जवाब है, एक्चुअल में फसल चक्र जो आप यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप किसी एक प्रकार की फसल की को ही उपयोग करते हुए ऐसे ना कर बैठे कि किसी पर्टिकुलर जो आपको खनिज है या लवण है या और कोई पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाए, ठीक है, और बाकी सारे पोषक तत्व जो हैं बने रहे। तो इस वजह से फसल चक्र में आप क्या करते हैं, अगर एक बार आपने वैसे पेड़ पौधे लगाए हैं, वैसी कृषि की है जिसको नाइट्रोजन की अधिकता है, तो दूसरी बार आप वैसे लगाएंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में आपका सहायक हो, जिससे क्या हो मृदा की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहे, उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती रहे। तो इसका 155 का जो सही जवाब है वो सी है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, इसलिए फसल चक्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ऑप्शन है रॉक फास्फेट, जिप्सम, खाद और यूरिया। तो इसका जो सही जवाब है वो जिप्सम है। जिप्सम जो है वो मृदा की लवणता और क्षारीयता दोनों समस्याओं का क्या है दीर्घकालीन हल है। इसी को ध्यान रखते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जिप्सम योजना भी चलाई हुई थी। इसके बारे में हम लोग आपको वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये योजना कब आई थी, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। इसमें सभी को जो है वो जिप्सम जो है वो बहुत कम दामों पे और पहले आओ पहले पाओ की उस नीति के थ्रू दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मृदा रचक कारक नहीं है। ये नीचे कुछ कारक दिए हैं, इसमें से वो कारक बताना है जो मृदा की रचना नहीं करता है, फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन है जनक सामग्री, स्थलाकृति, जलवायु और मानववास स्थान। तो जनक सामग्री यानी जिस सामग्री से मृदा का निर्माण होगा तो वो नॉर्मल सी बात है मृदा रचक कारक होगा ही। स्थलाकृति आपकी किस तरह से है, वो भी मृदा की रचना में क्या करती है सहायता करती है, ठीक है। उस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, उस क्षेत्र के नीचे क्या है पहाड़ है, उसके नीचे प्लेट की स्थिति क्या है, इस तरह से क्या हो सकता है मृदा की रचना में इसके प्रभावित करने की क्षमता है। बाकी किस तरह की जलवायु पाई जाती है, यहाँ हमेशा सूखा रहता है कि वर्षा होती है, या वर्षा होती है तो कितनी अधिक मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। तो इस तरह से जलवायु भी क्या करेगी उसमें योगदान देगी, जबकि मानववास स्थान का इससे कोई डायरेक्ट जो है लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, मृदा रचक कारक जो है वो मानववास स्थान जो है वो वास मतलब स्थान निवास स्थान, ठीक है, वो इसके कारक
नहीं है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो गया डी, मानव वासस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, सभी उल्टे हो सकते हैं, और ऊर्जा का पिरामिड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ये सीधा होगा, बिकॉज आपको हम लोगों ने एक नियम बताया था 10% का रूल, जिसमें था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही जाता है। तो नीचे की संख्या कितनी भी हो, वहां पर जितना भी होगा उसका 10% ही ऊपर जाएगा, और फिर उसके ऊपर उसका 10% यानी 1%, और उसके ऊपर 10% यानी 0.1%। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, जबकि संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड जो है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक, तो 158 का आंसर है आपका डी, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले फिर रिपीट मैं आपको कि आपको ये वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तभी हमें भी और मेहनत करने में अच्छा लगेगा, आपको और हमें भी जो उत्साह रहेगा कि आपको क्या अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके, बिकॉज डे 1 से ही हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट, और इसको लगभग हम लोग हर जगह से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कई जगह से वेरीफाई कर लें और ऑफिशियल डेटा से मैच कर लें। अगर ऑफिशियल डेटा से मैच हो जाता है तो फिर मार्केट में कुछ भी हो हम उसको ही सही मानते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमें बताएंगे कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, टीम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, और हम लोग आपको और अच्छा कंटेंट और ज्यादा मात्रा में कंटेंट प्रोवाइड करने में का प्रयास करेंगे, हमें उत्साहवर्धन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन है, पलवारना। ठीक है, पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधित युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, अब इन 3 स्टेटमेंटों को पढ़ के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 तीनों। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर पहले से देख लेते हैं, यह कि पहले ये पलवारना जो है तकनीकी क्या है। तो पलवारना तकनीकी में आप क्या करते हैं कि कोई कृषि क्षेत्र है तो उसके पीछे आप क्या करते हैं, उसके ऊपर घास या जो खरपतवार, जो मतलब टूटे जो कटे पेड़ वगैरह पड़े हैं उनकी पत्तियां हैं, तो पूरे खेत को उससे क्या करते हैं आप ढक देते हैं। ढक देने से क्या होगा कि अगर बारिश भी आएगी तो ये क्या कर पाएगी, उस मिट्टी को क्या है साथ में बहा लेके नहीं जा पाएगी, उसका अपर्दन नहीं कर पाएगी, और अगर वायु का तेज झोंका भी निकल के आता है तो हवा भी मिट्टी की ऊपरी उर्वरक जो परत है उसको उड़ाकर ये नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप इस कृषि तकनीकी में आप क्या करते हैं, खेत की मिट्टी को पेड़ पौधों से, टूटे हुए पत्तों से क्या कर देते हैं, पूरी तरह से ढक देते हैं। ठीक है, इस तकनीकी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पलवारना बोलते हैं, या इसी को हम लोग माल्चिंग बोलते हैं, MALCHING, माल्चिंग भी इस तकनीकी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इससे वायु से और जल से क्या है इसका अपर्दन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अवनालिका अपर्दन से सुरक्षा नहीं करती है, ये गलत है। वृष्टि धोवन मतलब वर्षा के कारण धुल जाना। ठीक है, कि वर्षा पड़ रही है और ऊपर की मिट्टी धुल के क्या हो, बह जाए। ठीक है, जैसे कपड़े धुलते हैं तो उसका मैल जो है वो बह जाता है, वैसे ही वर्षा हो और ऊपर की मिट्टी क्या हो, धुल के बह जाए। और वातीय अपर्दन मतलब वायु, और वायु क्या हो, मिट्टी की उर्वरा परत जो है ऊपर की बहा ले जाए, उसको वातीय अपर्दन बोलते हैं। तो ये सही है। उसके अलावा ये क्या करेगी, चूंकि जो जमीन है, भूमि है जो है वो क्या रहेगी, ढकी रहेगी, तो क्या करेगा, जो सूर्य तप जो आता है उसमें क्या होगा, जो वाष्पीकरण की दर है वो कम हो जाएगी, इसलिए मृदा की नमी भी बनी रहेगी। और चूंकि जब वाष्पीकरण होता है तो मृदा क्या है, मृदा में पानी नीचे से खिंच के ऊपर तरफ आता है, तो जो नीचे के लेवल पे पोषक तत्व होते हैं वो उभर के ऊपर तरफ आने लगते हैं और उनके में भी क्षरण होने की संभावना होती है। तो ये मृदा में नमी और पोषक तत्वों में बनाए रखने में भी सहायता करती है। दूसरा, पोषक तत्व में इसलिए बनाए रखती है क्योंकि ये पत्ते जो गिरे हुए हैं जब ये पानी से भीगेंगे तो ये ह्यूमस में परिवर्तित होंगे और ये पोषक तत्वों की मात्रा को उल्टा बढ़ाते ही हैं। तो इसका जो कथन 2 है और 3 है ये सही है, पहला गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, केवल 2 और 3। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तो आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है?
पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सही है। पर्यावरण क्या है? भौतिक तत्वों का समूह है। ठीक, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता है, बहुत सारे कारक होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण की स्थिरता को भंग कर देते हैं, तो पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तीसरा है पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, ये एकदम सही है। और चौथा है पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, पर्यावरण हमेशा स्थिर है, ये पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 25%, 30%, 50% और 10%। तो ये हमने बताया था आपको कि एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर केवल ऊर्जा का 10% भाग ही क्या है, वो जाता है। ठीक है, इससे अधिक नहीं पहुंच पाता है। इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो लिंडमान ने किया था, इसलिए इनको लिंडमान का नियम या ऊर्जा का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 10% का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को शायद मैं दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? ऑप्शन है नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजाना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को क्या करते हैं? ओजोन परत का क्षरण करते हैं, तो इनका उपयोग समाप्त करना है, मतलब ओजोन परत की रक्षा करना है। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को ये अपनाया गया था और ये जो लागू हुआ है ये 89 में लागू हुआ है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये 89 में लागू हुआ है और इसी 16 सितंबर में इसको अपनाए जाने की वजह से 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, और लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के क्या है, इसको क्या कर देना है, उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देना है, ओजोन क्षरण को क्या कर देना है, रोक देना है, इसको पूर्व निर्धारित उस पर लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी जो लिखे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नगोया प्रोटोकॉल जो आपका है ये वर्ष 2010 में आया था। ठीक है, वर्ष 2010 में आया था और ये जैव विविधता से संबंधित है, ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद कार्टेजाना प्रोटोकॉल है। कार्टेजाना प्रोटोकॉल जो है वो 2000 में आया था, ये जैव सुरक्षा से, ठीक है, ये जैव विविधता से और ये जैव सुरक्षा से, बायो सेफ्टी से। ठीक, उसके बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये 1997 में आया था, ये रियो के 5 साल बाद आया था, रियो 1992 में आया था। तो रियो +5 भी बोलते हैं इसको या अर्थ +5 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और ये रियो जो था वो किसका था, जो भूतापन है, वैश्विक भूतापन है या ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए ये आया हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये आपके चारों प्रोटोकॉल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये मुझे लगता है एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, किसी ना किसी प्रोटोकॉल से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो ऑप्शन ए भारत, वो भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो भारत है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखता है। बाघों के लिए तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, 53 टाइगर रिजर्व जो हैं वो हैं, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है उसका जो ऑफिशियल डेटा है उसके तहत भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो है वो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक कंफ्यूजन सभी को होता है अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य को लेकर। तो अमानगढ़ जो है वो जो आपका उत्तराखंड का जो है जिम कॉर्बेट, उसी जिम कॉर्बेट का ये बफर एरिया के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अमानगढ़ को मिला के उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व होते हैं,
बट इसको जो है जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वो अमानगढ़ को एक सेपरेट बाघ अभयारण्य ट्रीट नहीं करता है। इस वजह से 53 हो जाते हैं। अगर अमानगढ़ को आप सेपरेट मान लें तो टोटल आपके 54 हो जाते हैं। और एक छत्तीसगढ़ के बाघ अभयारण्य को लेकर कंफ्यूजन है, कई लोग 53वां उसको मानते हैं, जबकि उसका क्या है अनुमोदन हो गया था बट उसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन के हिसाब से जो 53वां अभयारण्य है वो रानीपुर ही है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा 53वें को लेकर, ठीक है। और संख्या के लेके जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो संख्या जो है एनसीटीई ने क्या बनाया हुआ है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने 53 ही माने हुए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 164 है हेकिस्टोथर्म, ठीक है, हेकिस्टोथर्म्स पौधे उगते हैं। ऑप्शन है तेज प्रकाश में, अधिकतम ताप पर, बहुत कम ताप पर और बहुत कम प्रकाश में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बहुत कम ताप पर। ये हेकिस्टोम पौधे जो हैं वो क्या है, बहुत कम ताप पर होते हैं। इनमें इस क्षेत्र में मतलब ये जो पौधे होते हैं वो या तो मॉस होते हैं या लाइकेन होते हैं, और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कई दिनों तक इवन अंधेरे में भी रह सकते हैं और ये माइनस टेम्परेचर में भी क्या है, उगते रहते हैं, इनमें वृद्धि होती रहती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, बहुत कम ताप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के लिए वन्य जीव कोष का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करना, जलाशय की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना और संकटापन्न प्रजातियों और उनके प्रवास का संरक्षण करना। तो इसका जो सही जवाब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए क्या करता है, कोष है, एक कोष प्रदान, फंड प्रदान करता है। बाकी ये संकटापन्न जातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए आपका जो है वो IUCN है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक लगता है कि इसका यही डी आंसर होगा, जबकि डी क्या है, IUCN के लिए है। इसका आंसर जो है वो सी है, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको टेबल दी है जिसमें आपको स्थान दिया है, ठीक है, और दूसरा सामान्य वनस्पति का प्रकार दिया है। आपको मिलाना है पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, हिमालयी आर्द्र वन और उष्ण कटिबंधीय कंटकी वन। तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर अभी हमने आपको बताया सदाहरित वन जो आपके मिलते हैं, तो आपका ए का जो आंसर हो गया वो दूसरा हो गया। अब हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में जो है वो ठंडी जलवायु है और हिमाचल जो है वो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो ये हिमाचल जो है वो हिमालयी आर्द्र वनों का क्षेत्र है। हरियाणा और पंजाब जो है, हरियाणा और पंजाब में उतनी मात्रा में वर्षा नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से, और तापमान भी क्या है, अधिक होता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय कंटकी वन होते हैं यहाँ पर। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। तो हिमाचल का जो हो गया आपका वो तीसरा हो गया, सी का जो आपका हो गया हरियाणा का चौथा हो गया और छोटा नागपुर का दो। तो आपका आंसर बना ए का दूसरा, तो ए का दूसरा, बी का क्या है आपका तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, सही जवाब आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी की फसल है। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जूट एक रबी की फसल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जूट रबी की नहीं, खरीफ की फसल है, ठीक है। जूट क्या है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें वे फसलें हैं जिनकी बुआई जो होती है वो जून या जुलाई में होती है, ठीक है, जून या जुलाई में इनकी बुआई होती है और इनकी कटाई जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। जून या जुलाई में इनकी बुआई होती है, अक्टूबर से नवंबर में इनकी कटाई होती है। इनको खरीफ की फसल कहते हैं। जूट जो है वो आपकी एक खरीफ की फसल है, ठीक है। आपकी मूंगफली जो है वो भी आपकी क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा है जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत है, तो ये सही है, इसको उच्च तापमान भी चाहिए है और आर्द्र जलवायु भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में क्या है, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो ये भी सही है। मुख्यतः जो जूट की खेती होती है भारत के बंगाल में होती है, जो पश्चिम बंगाल है वहां पे, या वेस्ट बंगाल में जूट की खेती होती है। और भारत में जो जूट की खेती का क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है, और जो सबसे बड़ा उत्पादक जो प्रदेश है भारत में जूट का वो भी पश्चिम बंगाल ही है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? पहला है गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें कूट को चुन के बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। तो फसल चक्र में क्या करते हैं, आप फसलों को इस तरह से उगाते हैं कि एक फसल जिस तरह के पोषक तत्वों को ग्रहण करे, दूसरी फसल उस तरह के पोषक तत्वों को ग्रहण ना करे। तो अगर आपने गहरी जड़ों वाली फसल लगाई है तो जो कृषि क्षेत्र है उसके जो निम्न स्थानों पर या निचले स्थानों पर जिस तरह के खनिज पदार्थ होंगे, ये जो गहरी जड़ों वाली फसलें हैं उन खनिज पदार्थों का क्या कर लेंगी, दोहन कर लेंगी। तो अब की बार जो फसल बोओगे उसमें वैसी फसल बोओगे जिसकी जड़ें क्या हो, गहरी ना होकर उथली हो। तो आपको गहरी जड़ों की फसलों के बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी है, आपको वैसी फसलें उगानी है जिनकी जड़ें क्या हो, उथली हो, अधिक गहराई तक नहीं जाती हो। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो फलीदार फसलें जो है वो जो क्या है वो जमीन में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। तो इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसी फसलें उगाएंगे जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, तो हम उनके बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए। तो दूसरा इसका सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी। अच्छा, आज के क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिटेल में अधिक इसलिए दे रहा हूं बिकॉज अब परीक्षा आपकी एकदम नजदीक है, तो मैं इस तरह से प्रयास कर रहा हूं कि आप केवल इसको सुनते रहिए। तो सुनते रहने से एक कहानी टाइप की आपके दिमाग में फॉर्म हो जाए, और इससे आपको क्या हो, बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएं, आपको एग्जाम हॉल में भी वो सारे आंसर रिमाइंड हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्षभर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ठीक है, सवाना प्रदेश की ये विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलेगी? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, और मरुस्थल और सवाना मैदानों में। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में इनकी क्या होगी, अधिकतम जैव विविधता मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर क्या है, अधिक प्रजातियां होंगी, यहाँ पर आर्द्रता भी है और यहाँ पर क्या है, आपके वर्षा भी है, तापमान भी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, अधिक सारे पादप मिलेंगे, और जब ये पादपों की संख्या अधिक होगी, उत्पादकों की संख्या अधिक होगी, तो यहाँ प्राणियों की संख्या भी अधिक होगी, उनकी विविधता भी अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में क्या होता है कि धूल उड़ती है, और वो क्या होता है, हवा के साथ उड़ती है, और फिर वो कहीं एक स्थान पर किसी अवरोध के कारण वहां पर इकट्ठी होती जाती है। इससे क्या हो जाता है, मृदा जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, पांशु मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा, या लोयस मृदा। तो इसका जो सही जवाब है लोयस मृदा है। ये रेगिस्तान में जो मैदान होते हैं इनको लोयस बोलते भी हैं, ये लोयस मृदा इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल ओजोन परत, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो अभी हमने आपको पहले भी डिस्कस किया, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है जो 1972 में हुआ था, पहला है, वो अनवरत जैविक प्रदूषणों को रोकने के लिए ही किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण के लिए है। ठीक है, इसमें क्लोरोफॉर्बन्स जो है उनका क्या है, उत्सर्जन को रोकने की बात है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपकी वो क्या है, वैश्विक तापन को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए है, जल संरक्षण के लिए नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो डी ही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? पहला कठोर एवं मोमी पर्ण, दूसरा लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, और दूसरा पर्ण की जगह कांटे। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से सही है। तो कठोर एवं मोमी पर्ण, अगर जो कठोर होंगे तो उनसे क्या होगा, आपका वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और मोमी पर्ण वो होते हैं जिनमें एक मोम जैसी इनके ऊपर क्या होती है, पत्तियों के ऊपर झिल्ली होती है, जिससे सूर्यताप अधिक होने के बाद भी क्या होता है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, बिकॉज मरुस्थल में ऑलरेडी जल की क्या होती है, कमी होती है। तो कठोर और मोमी पर्ण जो है वो मरुस्थल के लिए लाभदायक है। उसके अलावा लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, अगर पत्ते होंगे ही नहीं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं
नहीं होगी, अथवा लघु यानी छोटे पत्ते होंगे तो उसमें भी क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद पर्ण की जगह कांटे, कांटे भी होंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के जो हैं ये क्या आएंगे, मरुस्थल के हिसाब से क्या है, अनुकूल हैं। तो ये उनके पत्ते जो हैं इन तीनों की तरह क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए हैं, किसी ने हमसे बोला भी था इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, किसी वीडियो में कमेंट किया था, तो उस तरह के हमने ये 2 क्वेश्चन वीडियो में डाले हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कथन है चीनी उद्योग जो है वो दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ठीक, और कारण जो है उसका दिया है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। अब इसके आधार पर आपको ये 4 बताने हैं कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो एक्चुअल में ये कथन देखते हैं। पहला कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हो, तो ये एकदम सही है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के बाद दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां पर ये अधिक विकसित है। बिकॉज वहां पर क्या है, गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। और पैदावार का अच्छा होने का रीजन जो है कि वहां जो है जलवायु जो है, समुद्री जलवायु है, उससे गन्ना जो है, गन्ने का जो फसल होती है वो अधिक मोटी होती है और अधिक रसदार होती है। वो जो समुद्री जलवायु है जहां पर आर्द्रता होती है अधिक, ठीक है, और जहां पर तापमान भी ठीक रहता है, तो वो क्या है, गन्ने के लिए बहुत अनुकूल है। और वहां पर गन्ने की जो पैदावार है वो अधिक मोटी और उसमें अधिक क्या होता है, रस होता है। और जितना अधिक रस होगा उतना ही अधिक गन्ने से क्या होगी, शक्कर होगी। तो ठीक है, तो इसी वजह से वहां पैदावार अच्छी है, वहां रस अच्छा है, इसी वजह से चीनी उद्योग जो है वो दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुए हैं। तो इसका आंसर ए होगा कि इसमें कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन जो है वो कारण की व्याख्या करता है। ठीक, इसके अलावा देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, दक्षिण भारत ही इसमें सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, बिकॉज सबको लगता है कि गन्ना जो है वो मुख्यतः उत्तर भारत की फसल है। ठीक है, तो ये 174 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने कथन कारण में लिखा हुआ है। कथन है आपका, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, और इसका कारण है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कथन जो है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, एकदम सही है। इवन काली मिट्टी को क्या है, कपास की मिट्टी बोला भी जाता है, इसको काली कपास की मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा इसको रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है वो मूलतः कहाँ पे है, आपकी गुजरात में है, उसके बाद से महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। और ये जो लावा प्रदेश है वहां पे एक्चुअल में जो लावा, जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उससे जो पदार्थ निकलते हैं उस पदार्थों से ये क्या होती है, मिट्टी बनती है। इसी वजह से इसको लावा मिट्टी बोलते हैं। इसमें खनिज जो है वो जैसे एल्युमिनियम है, उसके बाद से लोहा है, इस तरह के खनिज पदार्थ जो है इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु इसमें नाइट्रोजन जो है वो नहीं पाई जाती है। और चूंकि ये लावा से निकलती है तो इसमें जैव पदार्थ भी नहीं होते, तो इसमें ना तो नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, ना ही जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसका केवल कथन सही है, कारण गलत है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये आपका 175वां क्वेश्चन हो गया। इस 8 वीडियो की सीरीज का 7वां वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। ये शीट लगी है, सीट में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको 100 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन दे चुके हैं पीडीएफ का। इसके थोड़े देर बाद वीडियो आ जाएगा जिसमें 176 से 200 तक क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, और 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम फिर से आपको एक पूरे 100 क्वेश्चन की, जिसमें 101 से 200 तक होगा, उसका पीडीएफ कंपाइल करके भी आपको दे देंगे। बाकी कल से आपको जो है वो 300 के जो टेस्ट देने हैं वो एक एक करके आपको दे देंगे, और जो स्पेशल फैक्ट्स पे बेस्ड हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कल से दे दें। हम आपको परीक्षा के 1-2 दिन पहले तक कुछ ना कुछ जो भी महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको देते रहेंगे, जिससे आप रिवीजन वगैरह सारा कुछ करते रहो। ठीक है, तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। बाकी आपको ये सारा कुछ कंटेंट, क्वेश्चंस कैसे लगे वो आप प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे, और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।